तो क्या हुआ, आई डैश, जे डैश और के डैश निर्देश तंत्र एस डैश में कैसे हैं, कांस्टेंट है। तो आई डैश एंड जे डैश एंड के डैश आर कांस्टेंट इन एस डैश फ्रेम, ठीक है ना, एस डैश है क्योंकि एस डैश में बात कर रहे थे। और यहाँ पर जो है पहले क्या था, पहले एस निर्देश तंत्र में थे, एस फ्रेम में कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये क्या थे, वेरिएबल थे सारे, चर राशियाँ थी। ये बात समझ में आए। अब देखो इक्वेशन नंबर 5 का वैल्यू 4 में पुट कर दो, तो फ्रॉम 4 and 5 from 4 and 5 से आ रहा है v वेक्टर लेफ्ट साइड में, और इसमें ये वाली वैल्यू v डैश है, ये वाली, तो v डैश प्लस ये आ जाएगा, तो ये आएगा v डैश प्लस i डैश, सॉरी ये है x डैश डी आई डैश अपॉन डी टी प्लस वाई डी जेड डैश कैप अपॉन डी टी प्लस के जेड डैश डी के डैश कैप अपॉन डी टी। ये है वेलोसिटीज में ही तो रूपांतरण देख रहे थे, वेगों में ही तो रूपांतरण देखते कि वेग किस तरीके से चेंज होंगे, ये तो पता चल गया। अब इन टर्म्स की वैल्यू और कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगा। एक तो आ गया, थोड़ा तो मिला, लेकिन इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो। तो इसको मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख देता हूँ, फिर इनके ये जो टर्म्स है इनके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग। इनके वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इनके वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखो एक लॉजिक लगाया गया, क्या है, ऐसा है कि मान लो एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, ऐसे एक सर्कल में घूम रहा है एक पार्टिकल, ठीक है, वो पार्टिकल है कोई, और वो पार्टिकल घूमे जा रहा है, पहले मान लो कहीं पे यहाँ पे था और फिर वो घूमता जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ, मैं मूल बिंदु जो है, ओरिजिन जो है वो कहीं यहाँ पे है, गलत हो गया ये तो, एक सेकेंड, अगर मैं बात करूँ कि इसका जैसे इसका सेंटर है वो कुछ यहाँ पे है, और ये जो है इसका जो सेंटर है वो यहाँ, एक सेकेंड, इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे है, ठीक है, और अगर ये कहीं यहाँ पे है, ये ओरिजिन है कहीं यहाँ पे, मतलब ऐसा है कि ओरिजिन है यहाँ ओ, ठीक है, और एक पार्टिकल है वो इसके अंदर घूम रहा है, अब पार्टिकल मान लो पहले जो था, पहले पार्टिकल है किसी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे, इस पॉइंट पे, इस वाइट वाले को हटा दो एक बार, पहले पार्टिकल है वो यहाँ पे है, और इसका यहाँ से देखने पर मान लो इसका जो वेक्टर है वो है कुछ ए वेक्टर है, ठीक है, इसका कोई सदिश है, ये पार्टिकल है यहाँ पे, इसका पोजीशन वेक्टर है, यहाँ से ओ ओरिजिन से देखने पे ए वेक्टर आ रहा है, क्लियर है। ये थोड़ी देर में घूम के इधर आ गया, मान लो कुछ अल्पांश चल के, कुछ थोड़ा सा इन्फिनिटेसिमल चल के, तो पहले तो था इसका रेडियस ये था, यहाँ पे था, अब ये पहुँच गया यहाँ पे, ये बहुत छोटा, ये देखो आपको कर्व्ड दिख रहा होगा, लेकिन हम लोग इनको बहुत पास में लेते ताकि ये स्ट्रेट लाइन सी दिखे आपने को, ये कर्व्ड दिख रहा है लेकिन ये आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो ए वेक्टर ये था, थोड़ा सा वेक्टर इधर चल के गया तो ये डी वेक्टर और चल के चला गया, तो ये इसका पोजीशन कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब ए वेक्टर ये था कुछ, ये डी ए वेक्टर चल के चला गया, समझ में आया। और ये पार्टिकल घूम रहा है, पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुँच गया पार्टिकल, यहाँ पे पहुँचा तो मान लो ये एंगल जो तय किया इसने, वो जो एंगल था वो मान लो कि डी थीटा, ये डी थीटा एंगल हो गया इसका, चमक गया, कितना एंगल कवर कर लिया इसने, डी थीटा। और ये जो पार्टिकल है वो एक तरीके से कोई एक्सिस ही हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। आप अभी ये समझो एक पार्टिकल है, उसको ओरिजिन से देख रहा हूँ, इसका वेक्टर जो है इस तरीके से वो ए वेक्टर है, ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, डी ए वेक्टर और चल के गया, इसका जो एंगल है वो डी थीटा है, क्लियर है।
इतना एंगल है। अब समझना बात को, ये जो है ये इसके परपेंडिकुलर है ना, इसे ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, अरे 90 डिग्री है। ये एंगल आप ले लो, कोई फाई एंगल ले लो। इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये फिर दिक्कत देगी। ये ऐसा है इस तरीके से, और ये ऐसा बना लिया मैंने, और ये जो लाइन है ये वाली लाइन तो इस सरफेस के अंदर ही, इस पृष्ठ के अंदर है, इस प्लेन में है, ऊपर वाले प्लेन में। तो ऊपर वाले प्लेन की तो कोई भी लाइन है वो इसके परपेंडिकुलर रहेगी, इसके लंबवत रहेगी। मतलब ये जो लाइन है, जो इसकी त्रिज्या है, रेडियस है, वो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये देखो, ये जो ट्राइंगल बन गया, मान लो इस ट्राइंगल को कुछ नाम दे दो आप, ये ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लो, ये ओ। तो देखो ट्राइंगल ए बी ओ में ज्यामिति से बात कर रहा हूं मैं, ज्यामिति से, बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री से क्या होगा, देखो ज्योमेट्री से ऐसा हो रहा है कि ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल कौन सा, ए बी ओ या ए ओ बी, इस ट्राइंगल में आप एक काम करो, आप साइन फाई कैलकुलेट करो। क्या, साइन फाई क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन सा, ये एंगल के सामने का परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेनस, कर्ण क्या है, ए है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, केवल परिमाण की बात करूं, तो ए ले लो इसको। ए बी जो है वो आ गया ए साइन फाई, ये है। और ए बी क्या है, ये जो देखो, ये जो इस सर्कल के अंदर ये जो छोटा सा ये पार्ट बना, इसकी त्रिज्या है ना ये, अरे सर्कल की त्रिज्या ही है, इस वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है ये। तो ये क्या है, एक तरीके से रेडियस है, ए साइन फाई। इसको इक्वेशन नंबर में कुछ 6 लिख देता हूँ, ये इसकी रेडियस हो गई। अब देखो ये जो छोटा सा त्रिज्य खंड बना है, ये जो एक पार्ट बना सर्कल का, इसमें आप ऐसे लगा सकते हो, क्या ऐसे होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, ऐसा होता है। आर्क कितना, चाप कितना, डी ए। तो चाप तो अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं, केवल परिमाण लिखूं, तो ये आ गया डी ए। त्रिज्या कितनी है, रेडियस है, आर है, ये ए बी है, तो ए बी का वैल्यू कितना है, आर। में ए बी को लिख दिया मैंने, ए बी लिख देता हूँ एक बार तो। और जो एंगल है वो कितना है, डी थीटा, ये आ गया डी थीटा, यह है। और ये आ गया डी थीटा इज इक्वल्स टू, जो डी ए है, डी ए का वैल्यू, डी ए तो चलो कोई नहीं, ए बी का वैल्यू रखो, ए बी का वैल्यू है आर, और आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू ए साइन फाई, ठीक है। अब देखो मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ, डी ए इज इक्वल्स टू ए साइन फाई इंटू डी थीटा। मैं इसका दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। किसी ने नहीं छापा है तो यहाँ पे पॉज करके छाप लेना, किसी ने कॉपी नहीं किया है तो पॉज करना और कॉपी कर लेना। किसी को अगर कोई कॉपी करने में प्रॉब्लम आ रही है तो ऐसे पॉज करके कॉपी कर लिया करो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर। समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये ए साइन फाई, ये तो दोनों कांस्टेंट है। कांस्टेंट कैसे हैं, ये कांस्टेंट इसलिए हैं, देखो ये पार्टिकल घूम रहा है तो ये जितनी, ये जैसे ऐसा है,
ये ऐसा है पार्टिकल, तो ये ए क्या है, ए तो इसकी लेंथ ही तो है। वेक्टर फॉर्म में नहीं बात करूँ, ए इसका मैग्नीट्यूड परिमाण की बात करूँ तो ये ए वेक्टर है। जैसे मान लो ये ए है, तो ये अगर ए से घूम रहा है तो ए, तो ये पेन का जो साइज है, लेंथ है, वो तो कांस्टेंट ही है। और ये जो एंगल है, ये एंगल भी जो अभिलंब से जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये जैसे उंगली और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल भी तो क्या है, कांस्टेंट ही तो है। ये वाला एंगल फाई है जो भी कांस्टेंट है, क्योंकि घूमेगा तो चेंज नहीं होगा। ये डी थीटा चेंज होगा, ये एंगल चेंज होगा, फाई चेंज नहीं होगा। तो फाई और ए कांस्टेंट है, और अगर फाई और ए कांस्टेंट है तो यहाँ पर फाई और ए का तो अवकलन होगा नहीं, डिफरेंशिएशन होगा नहीं। ए साइन फाई, तो ऐसा कैसा आ जाएगा, और ये डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी ए बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा नहीं होता है क्या? अरे सिंस ओमेगा बराबर क्या होता है, डी थीटा बाई डी टी, ऐसा होता है ना। तो ये क्या आएगा, ओमेगा, और ओमेगा को मैं पहले लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ओमेगा ए साइन फाई। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना। अब देखो, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूँ सदिश में, तो ये ऐसा आ जाएगा, डी ए के ऊपर वेक्टर लगा देता हूँ, और इधर भी मान लो कि इधर भी कोई वेक्टर आ गया, मान लो वो वेक्टर की डायरेक्शन एन कैप लिख देता हूँ। ये पूरा एक सदिश राशि है, तो एन कैप इसकी दिशा होगी, डायरेक्शन, इधर ए के ऊपर वेक्टर लगा दिया। क्लियर है? ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, डी ए वेक्टर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अगर मैं इसको वापस ओपन करूंगा तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये सदिश गुणन है ना। सदिश गुणन को अगर ओपन करते तो आएगा ओमेगा इंटू ए साइन फाई इंटू एन कैप, ऐसा ही तो आता है। अरे सिंपल बेसिक जो 11th में पढ़ते थे, इनका क्या सदिश गुणनफल है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन। तो सदिश गुणनफल को ओपन करते तो ओमेगा इंटू ए, दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण, इंटू साइन फाई, एंगल जो दोनों के बीच में होता है, साइन फाई इंटू एन कैप। ठीक है, ये आ गया ये। अब देखो, तो कोई वेक्टर है ए वेक्टर, अगर कोई ए वेक्टर इस तरीके से चेंज कर रहा है अपनी डायरेक्शन, तो उस वेक्टर के लिए हम लोग ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। उस वेक्टर के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी वेक्टर है जो इस तरीके से अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है इस वे में, ओ के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग ए कोई भी वेक्टर हो सकता है, तो ए के लिए ऐसे कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, हमारे यहां पर आई केप डैश, जेड डैश केप और के डैश केप, ये तीनों की भी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। जैसे ए वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो रही थी, उसी तरीके से आई डैश, जेड डैश और के डैश भी क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। ये जो एकांक सदिश है, ये जो यूनिट वेक्टर, इनकी भी दिशाएं बदल रही है। तो इसका मतलब है कि ए वेक्टर की जगह मैं ये रख दूं या ये रख दूं या ये रख दूं, तो इनके लिए भी ये इक्वेशन फॉलो करेंगे। ये आई बात समझ में? अरे समझ में आई ना ये बात? क्योंकि ए वेक्टर जिस वे में रोटेट हो रहा है, उसी तरीके से आई डैश, जेड डैश और के डैश भी रोटेट हो रहे हैं। तो ए वेक्टर की जगह आई डैश या फिर जेड डैश या फिर के डैश लिखूं तो कोई गलत नहीं होगा इसमें, ये वैलिड रहेगी इनके लिए भी। करेक्ट है? तो इनके लिए पुट करो, आई डैश, जेड डैश, के डैश जब गुणन करते हैं तो इसको कुछ इक्वेशन लिख देता हूं मैं। कहाँ तो 6 तक हो गया ना, इसको मैं 7 कर देता हूं। गुणन करते तो समीकरण 7 की पालना करते हैं, की पालना करेंगे। रोटेटिंग वेक्टर्स I dash cap, Z dash cap and K dash cap will also follow इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन 7 को फॉलो करेंगे, और इक्वेशन 7 को फॉलो करेंगे तो ए की जगह मैं आई डैश जे कैप भी लिख सकता हूँ। ए की जगह ऐसे लिख सकता हूँ, आई डैश कैप अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई डैश कैप। इसी तरीके से इसकी जगह जे डैश भी लिख सकता हूँ। ए जहाँ पर है, ए की जगह मैंने आई डैश लिख दिया, जे डैश लिख दिया एक बार,
और अब की बार लिख देता हूँ मैं ये डी के डैश अपॉन डी टी ओमेगा वेक्टर क्रॉस के डैश वेक्टर के डैश कैप। ठीक है, तीनों आगे। इन तीनों के वैल्यूज़ मैं कहाँ पे काम में लूँगा? देखो ये 8 नंबर का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 8, ये इक्वेशन नंबर 9, ये इक्वेशन नंबर 10। ये तीनों इक्वेशन कहाँ पे काम में आएंगे? ये तीनों इक्वेशन काम में आएंगे, देखो 8, 9, 10 यहाँ पे डी आई डैश बाई डी टी, वही तो कैलकुलेट किया, डी जेड डैश बाई डी टी, डी के डैश बाई डी टी। इनको इनके वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए ही तो ये अपने अलग से कंसेप्ट बनाया था, ये कुछ अलग तरीके का कंसेप्ट डेवलप किया था, तो ये कंसेप्ट इसी तरीके से बनाया था। तो इक्वेशन नंबर 6 में मैं वहाँ से 8, 9, 10 से वैल्यू रखूँगा, इनके तीनों के रखूँ। टाइम देख लो एक बार मैं, तो 8, 9 और 10 से वैल्यू रखो इक्वेशन नंबर 6 में। तो इक्वेशन नंबर 6 में 8, 9, 10 से वैल्यू रखो। तो फ्रॉम 8, 9, 10 एंड 6 में वैल्यू पुट करना है। तो 6 में वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 6 में क्या है, v वेक्टर इज इक्वल्स टू v डैश वेक्टर प्लस इधर जो आ रहा है वो है x डैश, फिर है di ये वाला, तो इसकी जगह ये लिख देता हूँ मैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस i डैश कैप। ठीक है, फिर है y डैश, फिर है ये डी जे डैश अपॉन डी टी, तो इसका वैल्यू यार लिख देता हूँ ओमेगा वेक्टर क्रॉस जे डैश, फिर है जेड डैश और ये है ओमेगा वेक्टर क्रॉस के डैश कैप। अब एक काम करता हूँ, ये आएगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू वी डैश वेक्टर प्लस ये x डैश क्या है, x डैश से स्केलर क्वांटिटी हो गई, अदिश राशि हो गई। अदिश राशि को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो ये मैं इसको ऐसे लिख दूँ, इसको अंदर ले जाता हूँ, इसको इसके साथ लिख देता हूँ x डैश i डैश प्लस इसको भी अंदर ले जाता हूँ, इसको इसके साथ लिख देता हूँ क्रॉस y डैश z डैश प्लस इसको भी अंदर अगर ले जाऊँ तो इसको लिख देता हूँ z डैश k डैश कैप। ठीक है, अब देखो आगे, ये आएगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू v डैश वेक्टर प्लस ये आएगा, एक काम करता हूँ ओमेगा वेक्टर सब में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ ओमेगा वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है सब के साथ में x डैश i डैश y डैश z डैश k डैश। हो रहा है ऐसा? अरे ऐसा हो रहा है ना, क्यों? अगर वापस से इसको वापस से मल्टीप्लाई करूँ तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस ये, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस ये, तो तीनों टर्म वापस मिल जाएंगे ना। तो अगर इसको ओपन करने पे वापस ही आ रहा है, इसका मतलब इसका ये फॉर्म लिखना कोई गलत नहीं है, ठीक लिखा मैंने। ठीक है, ये वाला ये क्या है, आर डैश है क्या, ये आर डैश है ना। तो v वेक्टर इज इक्वल टू v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r डैश वेक्टर, ये मिल गया r डैश वेक्टर। और r डैश वेक्टर को तो मैं r वेक्टर भी लिख सकता हूँ, तो इसका ये फॉर्म भी चलता है और दूसरा ये फॉर्म भी चलता है। सिंस इसके अंदर क्या होगा, अपने को पता है इक्वेशन एक पढ़ा था इक्वेशन नंबर 3 में से, r डैश वेक्टर r वेक्टर ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। अरे क्या होते हैं, r वेक्टर r डैश वेक्टर ये दोनों इक्वल होते हैं, तो मैं r डैश वेक्टर को r वेक्टर भी पुट कर सकता हूँ, तो r डैश वेक्टर को r वेक्टर भी पुट कर सकता हूँ। तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, वेगों का रूपांतरण आ गया, ये वेगों का रूपांतरण आ गया, वेगों का रूपांतरण, वेगों का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। मतलब एक जो रुका हुआ है
वो क्या वेलोसिटी देखेगा, अगर घूमता हुआ v डैश देख रहा है तो रुका हुआ वो v वेक्टर देखेगा, और उन दोनों आपस में इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अगर वो ओमेगा वेक्टर से रोटेट कर रहा है, अगर वो ओमेगा वेक्टर कोणीय वेग से घूम रहा है तो वो इस तरीके से आएगा। ये फॉर्म भी हो सकता है, ये फॉर्म भी, आर वेक्टर आर डैश तो इक्वल होते हैं तो कोई सा फॉर्म रख लो। ये बात समझ में आई। ये वेलोसिटी का आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, त्वरण का रूपांतरण करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से अभी ये डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी वेलोसिटी का आ गया, अब त्वरण का करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, किसका करेंगे, एक्सेलरेशन का। ठीक है, ओके।